सुख सापेक्षता में तय हुआ। ठीक है, किसी को धूप में बैठने में आनंद है, किसी को रजाई ओढ़ करके बैठे रहने में आनंद है। ठीक, वो अपना सुख है उसका। किसी को पिक्चर देखने में आनंद है, किसी को गाना सुनने में आनंद है। तो ये जो सुख है, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आध्यात्मिक सुख हो, यानी सुख की जो भी परिभाषा हो, विज्ञान तो कहता है कि दो ग्लैंड्स हैं, एक के दबाव पड़ने पर सुख की अनुभूति होती है और दूसरे पर दुख की। चूहों पर प्रयोग करके देखा गया तो सुख वाले बिंदु बटन पे वो बार बार कूदता रहा, इतना बार कूदा कि मर गया और उसको दुख की अनुभूति होती नहीं थी। सुख अगर ग्लैंड निकाल दिया गया दुख का, तो आपको अगर जो है गर्म लोहे से दागा भी जा रहा हो तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। जलन वो एहसास ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे में सुख और दुख, इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया सुख दुखे समाकृत्वा। जो योगी है, जो श्रेष्ठ जन है, वो सुख और दुख में समान आचरण करता है। तो सुख और दुख को परिभाषित करते हुए हम अपने सुख की सीमा को समझ सकते हैं, किस चीज में सुख हमें मिल सकता है। हर आदमी सुख तलाश रहा है, किसी को भौतिक सुख चाहिए, किसी को मानसिक सुख चाहिए, किसी को दैहिक सुख चाहिए, हर किसी को धन का लालसा है, किसी को यश की लालसा है। अब किस चीज में किसका सुख है ये वही जान सकता है, तय कर सकता है। तो सुखी होना, सुंदर होना, सुखी सुंदर शोषण मुक्त। शोषण मुक्त कैसे आप होंगे कि आपका कोई शोषण ना करे। शोषण करेगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, विकास नहीं होगा आपका। शोषण कैसे बंद होगा? संविधान की जानकारी से। अगर आप संविधान सम्मत जीवन जी रहे हैं, संविधान को अपने जीवन और अपने प्राण का नियंत्रक मानते हैं, आपने उसको क्या किया है? आपने उसको अधिनियमित किया है, आपने उसको अंगीकृत किया है और आपने उसको आत्मार्पित किया है। तो आत्मार्पित संविधान का मतलब है कि भारत का हर नागरिक एक सचल संविधान है, वो स्वयं भी संविधान है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी संविधान को आत्मार्पित कर लिया। जब हम आत्मार्पित कर लिए तो हम संविधान हो गए। ठीक, तो हमको संवैधानिक आचरण और न्यूनतम नैतिकता, अगर हमको सुखी सुंदर शोषण मुक्त समाज बनाना है, यानी संवैधानिक समाज बनाना है। भारत में संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, लेकिन न हम नागरिक हो पाए और न संवैधानिक समाज बनाने की परिकल्पना या घोषणा सरकार ने की। हमको अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग रंगों में, अलग अलग खान बांट दिया गया और उस पर राज किया गया। डिवाइड एंड रूल पहले भी था, डिवाइड एंड रूल बाद में भी किया गया। अब भी जो पार्टियां नई बन रही हैं वो भी कुछ न किसी डिवाइडेशन को देख करके ही आ रही हैं, उसी का नाम लेती हैं, अपनी पार्टी के नाम में लगा देती हैं। ठीक है, कोई कंप्लीटली पूरे देश के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसीलिए लोकतंत्र में हमको अच्छे भारत के लिए, अच्छे भविष्य के लिए लोकतंत्र में भी हमें सुधार करना है, इस सिस्टम में सुधार करना है। कम से कम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सीधे चयन होना चाहिए 5 साल के लिए। जितनी पार्टियां जीते उस प्रतिशत में सबको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। विपक्ष पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। विपक्ष नाम की कोई चीज ना रहे, खाली चुनाव में रहे। विपक्ष नहीं रहेगा तो खींचतान नहीं होगी, उसको भी मिनिस्ट्री मिली हुई है, वो भी काम करे। तो ऐसे में जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको किए जाने की जरूरत है। अभी ना हम आदर्श चुनाव करा पा रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी कहाँ करा रहे हैं। चुनाव भी जैसे आप 33% पे कहते हैं लड़का ये 3rd डिवीजन पास मानेंगे, लेकिन यहाँ चुनाव में तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव में मान लिया हमारी 5 लाख की संख्या है और किसी ने 1,10,000 वोट पा करके जो है जीत गया, क्या मतलब इसका? कम से कम 5 लाख में 2.5 लाख तो आधा तो मानक करिए कि न्यूनतम 50% पाना चाहिए जीतने वाले को। वहां पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाया। और होता क्या है कि 5 लाख है, 2 लाख ने वोट नहीं डाला, 3 लाख बचे। 3 लाख में आपने 1 लाख प्राप्त किया, 2 लाख में सब और बढ़ गए, अब जीत गए। तो 5 लाख में आपने प्रतिनिधित्व कितना किया? 1 लाख का, और 4 लाख का प्रतिनिधित्व हुआ नहीं। तो लोकतंत्र क्या हुआ? हुआ ही नहीं, हुआ ही, लोकतंत्र के बाद ही हट गई। हाँ, तो ऐसे में न्यूनतम समर्थन से सरकारें चली हैं 75 साल में। अभी इसको टाइट कर दिया जाए, 100% वोटिंग कर दिया जाए, इस पे फाउंडेशन लगा दिया जाए कि भाई आप नागरिक, आपको डालना जरूरी है, आप चाहे डालिए। इसीलिए उसमें किया गया ना कि आप किसी को नहीं देना चाहते हैं, एक ऑप्शन दिया गया ना उसमें, नाटो। हाँ, कि आप अपना वोट किसी को ना दें। ना, अपने वोट किसी को ना दें, किसी को नहीं पसंद कर रहे हैं, इसमें वो ऑप्शन दिया गया वहां पर। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं भैया जिनको भी सुधारने की जरूरत है। भविष्य बहुत अच्छा है, उज्जवल है, क्योंकि ऐसे जो है परिवेश में हम लोग रह रहे हैं
कि जिसमें अब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, जो है ग्लोबल विलेज। ठीक, हम इसको मोबाइल जैसे हाथ में पकड़ते हैं, जैसे भारत के नागरिक होने के साथ साथ इस धरती के भी नागरिक हो जाते हैं, क्योंकि पूरी विश्व व्यवस्था इसी से जुड़ी हुई है। हाँ, इसमें हर नागरिक विश्व नागरिक 75% हो चुका है, 25% तो अपने अपने देश में है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है आपका वायु का हिस्सा, ये पूरा अंतरराष्ट्रीय है, ये बॉर्डरलेस नेशन। एक तो बॉर्डरलेस है, बॉर्डर सहित है, तो उस देश में हम नागरिक हैं। लेकिन दूसरा, इसको हाथ में पकड़ते ही, हाथ में आते ही कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो क्या हुआ कि आप बॉर्डरलेस नेशन के भी नागरिक हो गए। आप सिटीजन के साथ साथ क्या हो गए, नेटिजन हो गए। ठीक, तो इस नेटिजन की भूमिका भी हमारी बढ़ेगी। ठीक, हम जो नई टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा भाषाओं की समस्या को, चिकित्सा की समस्याओं को, वार्धक्य जो बुढ़ापा आ रहा है उसकी समस्याओं को यहाँ सब दूर कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी। वकील गायब हो जाएंगे एआई के कारण, चिकित्सा के जितने डॉक्टर हैं सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, आपके शिक्षक गायब हो जाएंगे, कुली गायब हो जाएंगे। मतलब ऐसी जो सारे पेशे जो श्रम पे आधारित है या बुद्धि पे आधारित, तो सारी गायब हो जाएंगी। उसकी जगह पर रोबोट्स आ जाएंगे, उसकी जगह पर एक दो आदमी संचालन के लिए बैठेगा, पूरा काम करेगा वो कंप्यूटराइज, बड़ी बड़ी चलाएगा मशीनें, जो कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये सब आने वाले भविष्य में इतनी तेजी से बदलाव होगा, जिसके लिए एल्विन टॉफलर ने एक पुस्तक लिख करके जो है समझाया था, फ्यूचर शॉक। उन्होंने बताया था जो संचार माध्यम आ रहे हैं ना, ये मैकुलहान जो इसके जनक हैं, अंडरस्टैंडिंग मीडिया उनकी किताब है, जहां पर उन्होंने पहली बार बताया है कि ये ग्लोबल विलेज जब हो गया, स्थापित हो गया, उन्होंने नहीं बताया। तो ये जो संचार माध्यमों का जो दबाव पड़ेगा मानवता के ऊपर, उसको उन्होंने फ्यूचर शॉक, एक पुस्तक है भविष्य का धक्का, अच्छा, उसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में संवेदनाएं सारी मर जाएंगी। और आप देख लीजिए कि इंटरनेट के नाते जो आने वाली समस्याएं हैं, डिजिटल एडिक्शन, ये सबसे बड़ी समस्या बन रही है। और विषयों का असमान विकास, ये सबसे बड़ी समस्या बन रही है। जो हमारी पुरानी समस्याएं थी तो टेक्नोलॉजी ने वैसे दूर कर दिया है। मद्रास हम गए थे, हमारे इसी दाहिने पैर में फोड़ा था, हमने बहुत बताया, नहीं समझ पाया हूँ। यहाँ पे खट से हमारे साथी थे, उन्होंने अनुवाद किया, लगाया गूगल को, और खट से उसने देखा, खट से दवा दे दी। तो भाषा की कोई समस्या रही नहीं गई भाई। एक तो ऐसी भाषा बना दी गई है दुनिया में जो इस समय जो है 7 दिन में आप सीख सकते हैं, उसका नाम है एस्पेरेंटो। उसको जेमिनी हाफ ने बनाया है, और उन्होंने धरती की 8 ऐसी भाषाओं को जो सबसे अच्छी बोली जाने वाली है उनको मिक्स करके, और लगभग 250 शब्दों का एक ऐसी भाषा बना दी है जिसको विश्व भाषा की संज्ञा दी जा रही है, कृत्रिम विश्व भाषा। उसके पहले भी लोगों ने प्रयास किया था, उल्पू बनाया था, ईडो बनाया था,